डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 16 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के लिए संशोधित नियम अधिसूचित किया गया है हाल ही में। सरकार ने एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के रूप में चिन्हित किए गए प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है और इस श्रेणी में एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के बने प्लेट, कप, मिठाई के डब्बों पर और सिगरेट के पैकेट पर चढ़ाए जाने वाली प्लास्टिक की परत भी शामिल है। और इसके तहत सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल में होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़कर 70 माइक्रोन की जाएगी और 31 दिसंबर 2022 से यह मोटाई 120 माइक्रोन हो जाएगी। और ये जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन और लचीले पॉलीस्टीरीन सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाएगी। और इसके अलावा प्लास्टिक की डंडी युक्त ईयरबड, गुब्बारे की प्लास्टिक से बनी डंडी, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप और आइसक्रीम की डंडी और सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्टीरीन या फिर थर्माकोल प्लेट, कप, मिठाई के डब्बों में इस्तेमाल प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक या फिर पीवीसी के बैनर आदि पर भी रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट है, ये विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद ने ये संन्यास लेने की घोषणा की है हाल ही में। अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के उन्मुक्त चंद ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, ये परोपकारी गतिविधियों से पहचान बनाने वाले उद्योगपतियों की सूची में अदानी तथा मंगलम शामिल। अमेरिका में स्थित सामुदायिक निकाय डायोस्पोरा ने एक सूची जारी की है जिसमें भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, नीता अंबानी और कुमार मंगलम उन भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने दुनिया भर में परोपकारी गतिविधियों के जरिए अपनी पहचान बनाई है। नेक्स्ट है, ये टाटा पावर ने गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना चालू कर दी है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गुजरात रहनेस्ता सोलर पार्क में 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली सौर परियोजना को शुरू की है और कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना से हर साल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 2 लाख टन की कमी होगी। और ये गुजरात के बनासकंठा जिले में स्थित रहनेस्ता सोलर पार्क और ये देश का सबसे बड़े सौर उद्यानों में से एक है। नेक्स्ट है, ये नदी प्रबंधन के लिए विधेयक लाएगी सरकार। और ये हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया है कि एकीकृत नदी घाटी प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान के मौजूदा प्रावधानों के तहत नदी प्रबंधन विधेयक तैयार किया जा रहा है। और ये बाढ़ प्रबंधन में केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विकास विषय को समवर्ती सूची में लाना होगा। और ये जल शक्ति मंत्रालय ने संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत नदी प्रबंधन विधेयक बनाने की पहल की है। और ये दरअसल देश में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण नुकसान पर चिंताओं को देखते हुए ये जल शक्ति मंत्रालय ने ऐसा करने की पहल की है। मंत्रालय ने कहा है कि 2022 से 23 की अवधि में पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्य और नदी प्रबंधन कार्यकलापों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण हेतु नीति तैयार करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। और इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और केरल के मुख्य सचिवों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, ये वाहन स्क्रैपिंग नीति प्रारंभ हुई हाल ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की है तथा गुजरात के निवेशक समूह को संबोधित करते हुए कहा है कि इससे अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी। और यह सम्मेलन वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने पर निवेश आमंत्रित करने के लिए आयोजित किया गया है।
और ये प्रधानमंत्री ने इसे कचरे से कंचन अभियान और चक्रीय अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी करार दिया है तथा कहा है कि यह नीति देश के शहरों को प्रदूषण कम करने और पर्यावरण सुरक्षा के साथ तेज विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और यह नीति देश में ये 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाएगी। नेक्स्ट है ये असम में मंदिरों के 5 किलोमीटर दायरे में पशुवध प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये हाल ही में असम विधानसभा ने पशुवध उपभोग एवं परिवहन नियमन करने के लिए पशु संरक्षण विधेयक 2020 पारित किया है और इसके तहत असम में अब मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में पशुवध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ये स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 7500 करोड़ रुपए दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के लिए घोषित 23,000 करोड़ रुपए के दूसरे पैकेज के तहत राज्यों की कार्य योजना को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि अपने हिस्से की 50% रकम यानी 7500 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए हैं। स्वास्थ्य ढांचे के लिए जारी दूसरी पैकेज के तहत ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में तीसरी लहर के पहले ऑक्सीजन रखने के भंडार, पर्याप्त संख्या में बेडों की व्यवस्था जिसमें बच्चों के लिए 20% बेड आरक्षित रहेंगे और इत्यादि का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये केरल में देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा। केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की है और यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। नेक्स्ट है ये विभाजन विभीषिका दिवस प्रतिवर्ष ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 14 अगस्त को हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद रखने के लिए देश भर में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। और ये दरअसल भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता पर जारी एक योजना के तहत यह घोषणा की थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाएगा और उसी के लिए ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सामाजिक विभाजन व मनुष्यता के जहर को दूर करें और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की याद दिलाएंगे। नेक्स्ट है ये रामसर सूची में ये भारत के 4 स्थलों को हाल ही में शामिल किया गया है और इसमें हरियाणा के 2 आर्द्रभूमि, गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर स्थित भिंडवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य तथा गुजरात के 2 थोल एवं बांध रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के तौर पर मान्यता दी गई है। और देश में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है जो कि पहले 42 थी। और ये रामसर स्थल वे आर्द्रभूमियाँ हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्रभूमियों की अस्थायी उपयोग एवं संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना जो कि वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों एवं प्रक्रियाओं के रखरखाव एवं लाभों के माध्यम से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो।